हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न टू स्प्रेड चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे और अपने लाइफ में बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे होंगे। सो माय डियर व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि एग्जामिनेशन डेट्स जो है वो आ चुकी है, जो कि 2 से 17 के बीच में होने वाले आपके एग्ज़ाम। अभी फ़िलहाल ये नहीं आया है कि कौन सा एग्ज़ाम किस दिन होगा, बट ये तो फिक्स है ना कि 2 से 17 मई के बीच में ही होगा। तो इस वजह से आपके पास जो दिन बचे हैं वो काफ़ी कम बचे हैं। अगर आप काउंट करें तो टोटल 37 डेज़ बचे हैं, अगर आप आज को लेकर के काउंट करें। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप काउंटडाउन टाइम जो है, जैसा कि मैंने आपको स्ट्रैटेजीज़ में बताया था कि काउंटडाउन टाइम जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये देखने के लिए कि आपके पास कितने दिन बचे हैं प्रिपरेशन करने के लिए, कितने दिन बचे हैं रिवीजन करने के लिए, कितने दिन बचे हैं कि आप और ऐसी कोई स्ट्रैटेजी बनाएं जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम्स को अच्छे से क्रैक कर सकें। आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें। तो आज का जो वीडियो है वो रिक्वेस्ट है मेरे कई सारे व्यूअर्स का, कई सारे ऐसे लर्नर्स का, कि ऐसा कोई वीडियो बनाइए मैम कि हमारा जो कंसेप्ट है इनकम टैक्स का वो क्लियर भी हो जाए और हम पीवाईक्यू क्वेश्चन भी सॉल्व कर ले। तो आज का वीडियो उनके लिए है जो कि पीवाई क्वेश्चंस भी इनकम टैक्स पे लगा सके, प्लस और कंसेप्ट भी उसका क्लियर कर सके। तो चलिए देखते हैं, आज हम लोग बेसिक कंसेप्ट्स देखेंगे जिससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। तो जैसा कि टॉपिक्स जो स्टार्ट किया गया है वो है आपका रेसिडेंशियल स्टेटस। आज का टॉपिक जो कवर किया है वो है रेसिडेंशियल स्टेटस, आपके एग्रीकल्चर इनकम और कुछ ऐसे सेक्शन। तो जल्दी से सभी लोग अपना ध्यान जो है वो स्क्रीन पे अच्छे से ध्यान लगा के सुनिएगा इस वीडियो को, क्योंकि इसमें मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया है, साथ ही साथ क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे लेके आई हूँ आपके लिए जो भी पीवाईक्यू में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं आपसे। तो ध्यान से इस चीज़ों को देखिएगा, एनालाइज करिएगा और ज़रूर से इसे पढ़िएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। ये है PYQ विद कंसेप्ट्स ऑफ इनकम टैक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, कंसिडर द फॉलोइंग कंडीशंस। ये दिसंबर 15 में आया हुआ था। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन इंडिविजुअल इज इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज इन द फाइनेंशियल ईयर इन विच ही इज गेटिंग हिज सैलरी इनकम। सेकेंड बोल रहा है, एन इंडिविजुअल इज इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 60 days or more during financial year in which he gets his salary and 365 days or more during 4 years immediately preceding that financial year if one of the above condition is satisfied as per the प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स 1961 ही इज। तो ये आपको जैसा कि पता है कि ये प्रोविजन है इनकम टैक्स का, एकदम साफ साफ दिया और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किस लिए, इसका मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छे से दिया है कि जब भी हम ये देखेंगे कि कोई पर्सन जो है वो रेसिडेंट इंडिया का है या नहीं है, और अगर है तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। तो इसके लिए इसको क्या करने पड़ते हैं, दो कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ता है। पहला जो ऊपर वाला आप देख रहे हैं वो है आपका बेसिक कंडीशन, और सेकेंड रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के लिए वो अल्टरनेट कंडीशन या इसको कह सकते हैं एडिशनल कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन जिसमें बोला है कि स्टे इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ कितना 182 डेज और मोर, और स्टे इन इंडिया फॉर इमीडिएटली प्रीसीडिंग कितना 4 preceding years in 365 days और more and 60 years। तो यही हमारा क्वेश्चन भी था। तो यही दोनों कंडीशंस फुलफिल होंगी। बीच में और है आपका, हमेशा मैं आपको बोलती हूँ कि जब भी और का स्टेटमेंट रहता है तो उसमें आपको ध्यान ये देना है कि या तो ऊपर वाली कंडीशन मतलब फर्स्ट वाली 182 डेज अगर वो रहे, या तो सेकेंड वाली कंडीशन, दोनों में से कोई एक भी फुलफिल होती है तो उसे हम कहते हैं कि वो रेसिडेंट है। और रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट को चेक करने के लिए क्या देखते हैं कि इसमें दोनों कंडीशन, बीच में एंड है तो एंड और बहुत ध्यान से पढ़िएगा। एंड का मतलब है कि दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है, पहला कंडीशन है कि 10 साल में से किन्हीं 2 सालों में वो रेसिडेंट रहे इमीडिएटली प्रीसीडिंग, मतलब कि सपोज आप अभी आपका चल रहा है 2021, तो 1920 में वो क्या होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए। इसी तरह आपका 1819 में भी वो रेसिडेंट होना चाहिए। तो अगर वो रेसिडेंट रहता है तो ठीक है, फिर आगे वाली कंडीशन देखते हैं कि 7 प्रीसीडिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर में वो 730 डेज क्या हो, रेसिडेंट हो। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है तब हम कहते हैं कि वो रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। चलिए, इसका मैंने आपको चार्ट भी दिया है, बहुत अच्छा चार्ट है, आप इससे भी प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस असेसिंग ऑफिसर हैज द discretion to
assess the income of the previous year in the previous year or the subsequent assessment year। ये भी आपके जून 15 में क्वेश्चन आया हुआ था। अब देखिए इसमें जब आप कंडीशन पढ़ेंगे ना तो इसमें सारे कंडीशंस ऐसे हैं जिनका असेसमेंट जो है वो प्रीवियस ईयर में किया होता है। तो ये ऐसे क्वेश्चन में ना आप क्या ले सकते हो, क्रेडिट ले सकते हो। इसमें आप कोई भी ऑप्शन अगर टिक करते हैं ना तो वो आपको जरूर इसका क्रेडिट मार्क्स देते, क्योंकि शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट ये भी फुलफिल होती है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल फॉर्म्ड फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट और पर्पस, ये भी आपका, इनका भी जो इनकम ये कमाते हैं ये भी प्रीवियस ईयर में ही असेस्ड होते हैं, ना कि असेसमेंट ईयर में। और असेसमेंट ऑफ पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, ये भी आपके किस में होते हैं, प्रीवियस ईयर में ही इनका इनकम जो है वो असेस्ड हो जाता है। और डिसकंटिन्यूड बिजनेस का भी सेम हालत, इसमें से आप कोई भी लगा दो तो आपका आंसर इसमें सही होगा। इसके लिए आपको जानना ये जरूरी है कि असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, असेसमेंट ईयर में क्या होता है, हम इनकम को असेस करते हैं, मतलब कैलकुलेट करते हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर में उसी इनकम को हम क्या करते हैं, कमाते हैं। जो इनकम हम अपने प्रीवियस ईयर में, सपोज अभी 2021 चल रहा है तो ये हमारा असेसमेंट ईयर है, और 1920 में जो इनकम हमने अर्न की है, जो इनकम हमने कमाई है, वो प्रीवियस ईयर की। तो जब हम लोग इनकम टैक्स का कंपटीशन करेंगे तो हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के इनकम को ध्यान में रखते हुए असेसमेंट ईयर में उसका क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, ना कि प्रेजेंट ईयर का, मतलब 2021 का नहीं, 1920 के सारे इनकम को हम क्या करेंगे, एसेस करेंगे। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो ये देखिए यही सारे आपके जो रूल्स मैंने आपको बताए थे, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी थी, तो इसको भी आप बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज एसेसेबल इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। तो अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें कौन कौन से कंडीशंस है, तो वो वही पांचों कंडीशंस है। ये दिसंबर 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या है, अ पर्सन इन एम्प्लॉयमेंट, अ पर्सन इंगेज्ड इन इनलीगल बिजनेस, अ पर्सन हु इज रनिंग चैरिटेबल बिजनेस, अ पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अ पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली। सेम वही चार कंडीशंस की लिविंग इंडिया, शिपिंग बिजनेस हो, एसोसिएशन ऑफ पर्संस हो, और अगर आपका डिसकंटिन्यूड बिजनेस है, तो ये सारी चीजें आपकी किस में आ जाएगी, प्रीवियस ईयर में ही इनका असेसमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मिस्टर जेम्स, अ सिटीजन ऑफ यूएस, अराइव्ड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 1st July 2010 and left for Nepal on 15th December 2010. He arrived to India again on 1st January 2011 and stayed till the end of the financial year 2010-11. His residential status for assessment year 2011 and 12. अच्छे से आपको पता है ये दिसंबर 2012 में पूछा गया था। आपको मैंने अभी जो बेसिक और एडिशनल कंडीशन पढ़ाई थी उन्हीं दोनों को चेक करना है कि वो प्रीवियस ईयर में क्या 182 डेज रहा है। अगर वो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, रेसिडेंट है। अगर नहीं रहा है तो हमें क्या देखना है, नेक्स्ट कंडीशन को चेक करना है। नेक्स्ट कंडीशन में क्या चेक करना है कि 1920 में क्या वो 60 दिन रहा है। अगर वो 60 दिन रहा है तो भाई चलो अच्छी बात है। उसमें एक और कंडीशन है, कौन सी, कि वो 4 सालों में कितना दिन रहा हो, 365 डेज रहा होगा। अगर ये इसमें से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल होती है, कौन सी, 182 डेज वाली, और नेक्स्ट वाली कौन सी, 60 और 365 डेज वाली, किन्हीं 4 सालों में, तो हम कह सकते हैं कि वो रेसिडेंट है। और ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी के लिए दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। कौन सी, एक तो आपका जो मैंने आपको बताया था कौन सा, कि किन्हीं 10 सालों में से 2 साल वो रेसिडेंट हो, और दूसरा प्लस कि 7 सालों में 730 दिन वो क्या हो, रेसिडेंट हो। तो आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा कि नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो जुलाई से लेकर दिसंबर तक आप टोटल महीना कैलकुलेट करिए, दैट इज जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का सिर्फ 15 तक। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो टोटल आपका ये 182 डेज नहीं बनता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आपके, इट इज नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब ध्यान देना क्योंकि ये मैंने आपको हमेशा बताया है कि ये हीरो और जीरो का काम करता है। ये जनवरी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ऐसी चीज है जो करेक्ट नहीं है। पहला, अ पर्सन मे नॉट हैव एसेसिबल इनकम बट स्टिल बी एन एसएससी। इन सम केसेस द असेसमेंट ईयर एंड द प्रीवियस ईयर कैन बी सेम। तो ये आपका करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है। एंड इंडियन कंपनी इज ऑलवेज रेसिडेंट एसएससी, ये भी आपका करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। एंड सरचार्ज इज एडिशनल टैक्स,
कैलकुलेटेड ऑन इनकम टैक्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि भाई सरचार्ज इज एडिशनल टैक्स कैलकुलेटेड ऑन टोटल इनकम इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि बाकी सारी आपकी क्या है कि आपको अच्छे से पता है अगर वो इंडियन कंपनी है तो वो रेसिडेंट होगी। कुछ केसेस में क्या होता है प्रीवियस ईयर में ही कंपटीशन हो जाता है इनकम का, और कुछ हमारे एसएससी हैं जो कि जिन्हें हम कह सकते हैं कि जो एसेसिबल नहीं होते बट फिर भी वो एसएससी रहते हैं। नेक्स्ट केस में हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है हमारा। नेक्स्ट कह रहा है इफ द एसएससी इज एंगेज्ड इन अ बिजनेस ऑफ अ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया द पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम इन दैट केस शैल बी। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, जनवरी 2017 का क्वेश्चन है, बहुत बार आया है एग्जाम में। तो इसका सही आंसर जो है, इसका सही आंसर है 80%। ओके, सॉरी 60%। 60% इसका मैंने आपको बहुत सुंदर सा चार्ट दिया हुआ है विद रूल के साथ। तो 60% देखिए ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चर ऑफ टी, एग्रीकल्चर इनकम 60% है। नॉन एग्रीकल्चर ये हम कह सकते हैं बिजनेस इनकम है, ये कितना 40%। रबर मैन्युफैक्चरिंग में ये चार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर से पढ़ के जाइएगा आप लोग। रबर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो 65% एग्रीकल्चर है, और बिजनेस इनकम है 35 है। कॉफ़ी है तो आपकी 75% है, बिजनेस इनकम 25% है। कॉफ़ी ग्रोन, क्रूड, रोस्टेड एंड ग्राउंडेड बाय द सेलर इन इंडिया विद और विदाउट मिक्सिंग एनी फ्लेवर, तो ये आपके किस में है एग्रीकल्चर इनकम 60% एंड 40% में। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 द एजुकेशन सेस ऑफ 2% प्लस 1% इज कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट ऑफ, ये नवंबर 2017 का क्वेश्चन है। देखो अभी जो एजुकेशन सेस है ये बढ़ चुका है, और 1% तो ऑलरेडी है, यहाँ 3% हो गया, टोटल अभी 4% है। तो अभी इसमें से आपसे ये पूछा गया कि किस तरह से आप कैलकुलेट करते हो। तो जाहिर सी बात है आप सभी को पता है कि इट इज इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज इफ एनी, इन दोनों को लेकर के हम क्या करते हैं अपना कैलकुलेशन करते हैं। तो इट वाज वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्रीकल्चर इनकम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। ये जुलाई 2018 का क्वेश्चन है कि कब कौन सी ऐसी चीज है जिसको हम कहते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम है। तो फर्स्ट कह रहा है interest on areas of land, rent in respect of agricultural land, interest received by the money lender in the form of agriculture produce, income from sale of trees of a forest which are spontaneous growth and in relation to which factory that is forestry operations along are performed, interest on capital received by a partner from the firm engaged in agriculture operation। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिसीव बाय पार्टनर फ्रॉम द फर्म engaged in agriculture operation। बाकी में आप सारे ऑप्शन में देखोगे कि कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से या एग्रीकल्चर ऑपरेशन से रिलेटेड हो। तो इसमें भी मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया कि कौन से ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम एग्रीकल्चर इनकम बोलते हैं। आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि कोई भी ऐसा प्रॉफिट जो कि अटैच्ड हो विद द लैंड वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम होगी, और अगर वो अटैच नहीं होती लैंड से तो इट इज नॉट एग्रीकल्चर इनकम। जैसे इनकम डिराइव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ replanted that is attached with the land, replanted trees, income for the sale of seeds, इनकम सीड्स पे आप बीजा जो भेजते हैं वो भी आपकी किससे अराइज होती है, दैट इज ऑल्सो फ्रॉम द लैंड। रेंट रिसीव्ड फॉर एग्रीकल्चर लैंड, इनकम फ्रॉम ग्रोइंग फ्लावर्स एंड क्रीपर्स, profits received from a partner from a firm engaged in agriculture produce or activities, interest on capital that a partner firm or is engaged in agriculture operation or receives। यही हमारा ऑप्शन था और ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह मैंने आपको नॉन एग्रीकल्चर इनकम का भी दिया है कि नॉन एग्रीकल्चर में कौन कौन सी ऐसी चीजें होती है जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम जिसको हम कहते हैं। तो इसमें याद रखना जो कि पर्पस हो जिनका किसका बिजनेस का, वो हमारी सारी किसमें आती है नॉन एग्रीकल्चर इनकम में आती है, विच इज नॉट अटैच्ड विद द लैंड। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्रीकल्चर इनकम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। सेम इसी तरह का क्वेश्चन जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, जो एक्सप्लेनेशन दी थी। तो इसका क्या है, इनकम फ्रॉम डेयरी फर्म, पोल्ट्री फर्म एक्सेट्रा, तो ये तो नहीं होंगे। इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ replanted trees where the donated parts of the forest are replanted and subsequent operations in forestry are carried out, dividend from a company engaged in agriculture, income from the land used for storing agriculture produce। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है, इनकम फ्रॉम द लैंड यूज्ड फॉर स्टोरिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, यही हमने पढ़ा था अपने एग्रीकल्चर इनकम में। और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्या, लिस्ट। ये आपके सेक्शन है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, पूछे जाते हैं, बहुत ही आसान है। क्योंकि देखो अगर आप इसमें से एक भी मैच कर लोगे ना, यू कैन इजिली मैच। तो ये तो सबको पता है भाई कि सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 आपका किस में आता है, रेसिडेंट।
ओके, ये तो सभी लोग मैच कर लेंगे। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है आपका फोर्थ बी। क्या है आपकी बी? आप करोगे इट इज लीव सैलरी 10(10)(a), 10 सबसेक्शन 1 सॉरी 10 सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 आपकी एग्रीकल्चर इनकम है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 आप अच्छे से पता है आपको लीव ट्रेवल कंसेशन है। तो यही थे आज के सारे क्वेश्चंस। मेरे ख्याल से मैंने बेसिक्स क्वेश्चंस उठाए हैं, आपकी स्टार्टिंग से उठाया जो इनकम टैक्स का था, और जिनको इनकम टैक्स में प्रॉब्लम हो रही थी और जो PYQ नहीं लगा पा रहे थे, तो इस अप्रोच से वो अपना PYQ बहुत आसानी से लगा पाएंगे। कुछ क्वेश्चंस में देखो आपको सारे जो इनकम टैक्स में करने पड़ते वो रूल का एप्लीकेशन है और कुछ भी नहीं है। तो बहुत सारे रूल्स हैं इनकम टैक्स में जो आपको याद करने की ज़रूरत है, लेकिन कुछ ऐसे सेलेक्टिव चीज़ भी आप पढ़ सकते हो जो कि स्टैटिक है, हर बार पूछे जाते हैं, वही मैं आपको करवाने की कोशिश कर रही हूँ। तो वो चीज़ आपके लिए एज हो जाएगी कि आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से आप अपना प्रिपरेशन कर पाओगे। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़रूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और जिनको नहीं पता है इस चीज़ के बारे में उन्हें भी बताना कि यहाँ PYQ क्वेश्चंस चल रहे हैं और बहुत आसानी से आप अपने कंसेप्ट को भी यहाँ क्लियर कर सकते हो। थैंक यू सो मच। और मैं आपसे यही कहूँगी कि स्माइलिंग फेस कीप्स अ द स्माइल, सो कीप स्माइलिंग ऑलवेज।